चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ एक नेवी के जहाज़ से रिलेटेड हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है आईएनएस मोर्मुगोवा। तो इसमें स्वदेशी कंटेंट है, काफ़ी सारी जो सामग्री हमारे देश में तैयार की गई है, इसके साथ स्टील्ड फायर पावर और गतिशीलता इसकी कुछ कुछ मेन खासियत है। 7,400 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में लंबाई है 163 मीटर, इस जहाज़ की चौड़ाई है 17 मीटर। आईएनएस मोर्मुगोवा कई सारी परिष्कृत आधुनिक हथियारों और सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल इसमें रखी जा सकती है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे सेंसर से ये सुसज्जित है। जहाज़ में एक आधुनिक रडार भी लगाया गया है जो कि निगरानी का काम करता है, जो तोपखाना हथियार प्रणालियों को लक्षित डेटा प्रोवाइड करता है। इसकी एंटी सबमरीन युद्ध क्षमताएं स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्चर्स, टारपीडो लॉन्चर्स और एसडब्ल्यू हेलीकॉप्टरों द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो हमारा जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर ऐतिहासिक बंदरगाह शहर गोवा के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है। ये जहाज़ परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थिति में लड़ाई लड़ सकता है। ये एक संयुक्त गैस और गैस विन्यास में 4 शक्तिशाली गैस टरबाइनों द्वारा चलता है, जो 30 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक है। और यदि हम बात करें समुद्री मील की, तो ये जो होता है समुद्री मील, नॉटिकल मील या फिर समुद्री मील है, ये अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होता है। और यदि हम इसकी पार्टिकुलर स्पीड और देखें तो लगभग 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। ठीक है, यदि हम पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो इसकी जो समुद्री गति है, आप सोच सकते हैं 30 समुद्री मील, मतलब 30 का डबल हम कर देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो जहाज़ में स्टील विशेषताओं को ज़्यादा विकसित किया गया है, जिसके चलते चलते रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। आईएनएस मोर्मुगोवा में लगभग 300 कर्मी हैं। 75% से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं इसमें इंडियंस हैं। उसके सभी प्रमुख हथियार और सेंसर या तो सीधे भारतीय मूल उपकरण निर्माताओं OEM द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किए गए हैं, या फिर रणनीतिक गठजोड़, मतलब कि फॉरेन वाली कंपनी और हमारे देश की कंपनी ने मिलकर के उनको बनाई है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है। अब हम बात कर लेते हैं P-15B विध्वंसक। P-15B विध्वंसक बेहतर उत्तरजीविता, समुद्री रखरखाव और गतिशीलता के लिए नई डिजाइन अवधारणाओं को शामिल करता है। इसमें बेहतर स्टील्थ भी अर्जित किया गया है, जिससे जहाज़ों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जो बार बार स्टील्थ वर्ड यूज़ किया जा रहा है, उसका मतलब ये है जहाज़ को हमने ऐसे तैयार करे हैं कि वो किसी के पकड़ में ना आए। हिस्ट्री की बात करें तो 17 सितंबर 2016 को इसकी लॉन्चिंग की गई थी और 19 दिसंबर 2021 को गोवा मुक्ति के 60 साल पूरे होने पर समुद्री टेस्टिंग इसका चालू हुआ। 18 दिसंबर को इसकी कमीशनिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1961 में इसी डेट को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय चालू किया गया था। श्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जो गोवा के रहने वाले थे और जिन्होंने 2016 में आईएनएस मोर्मुगोवा को लॉन्च किया था। तो ये देखिए, कमीशनिंग समारोह की फ़ोटो वगैरह यहाँ पर बताई जाती है। इसके बाद हम सीधे चलते द हिंदू की तरफ और देख लेते प्रमुख खबरों को। तो जो पहली खबर आई है वो आई है एविएशन पर्सनल से रिलेटेड। एविएशन मतलब हमारा जो विमान वाला डिपार्टमेंटल है, हवाई जहाज़ वाला डिपार्टमेंटल है, वहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में ये न्यूज़ आई है। हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है रैंडम डोप टेस्ट फॉर एविएशन पर्सनल।
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है रैंडम ड्रग टेस्टिंग किसकी, एविएशन पर्सनल की, इंक्लूडिंग पायलट, क्रू एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एविएशन पर्सनल में शामिल हो जाते हैं पायलट, क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो इनकी क्या है, रैंडमली ड्रग टेस्टिंग अब की जा सकेगी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह का कहना है आफ्टर परसुइंग सी ए आर किसको बोलते हैं, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट एंड हियरिंग पार्टीज एंड देयर काउंसिल, इट इज़ क्लियर दैट द टेस्टिंग ऑफ पर्सनल फॉर psychoactive substance is essential considering the nature of service being rendered। बताया जा रहा है जिस प्रकार से ये जो सेवा प्रदान की जाती है हमारे द्वारा लोगों को, उस हिसाब से तो लोगों की टेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। इंडियन पायलट गिल्ड एंड द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गिल्ड मूव द कोर्ट ऑन फरवरी चैलेंजिंग सेक्शन 5 ऑफ CAR डीलिंग विथ एयर सेफ्टी इशू बाय द सेंटर इन 2021। तो पार्टिकुलरली ये जो समस्या है यहाँ पर एक कानून को लेकर के है जिसको चैलेंज करने के लिए इंडियन पायलट गिल्ड और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गिल्ड कहाँ गए थे, हाई कोर्ट में गए थे कि ये जो कानून है इसको रिव्यू किया जाए। तो ये तो पार्टिकुलरली डील करता है एयर सेफ्टी को लेकर के, और ये कानून इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन हाई कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिल पाई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड। ठीक है, नागरिकता संशोधन कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में गवर्नमेंट लेकर के आई थी और बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, दंगे फसाद हुए, काफ़ी विवाद वाला ये कानून था। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और क्रिश्चियन, इनके लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल यहाँ रहना पड़ता था। इस नियम को सरकार ने क्या काम कर दी है, आसान बना दी है और नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से लेकर के 6 साल कर दिया है। मतलब इन 3 देशों के ऊपर जो 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिक देने के नियम को सरल बनाया गया है। अवैध प्रवासी किसको कहा जाएगा? सिटीजनशिप एक्ट कहता है 1955 का, अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। इस कानून के अंतर्गत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया जो भारत में वैध दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट और वीज़ा के बिना घुस गए, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उनकी डेट निकल गई हो और लंबे समय से वो रह रहे हैं। अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत उनको उनके देश भेजा जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने 2015 और 16 में 1946 और 1920 के कानून में चेंजेस करके अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को छूट दे दी है। इसका मतलब ये हो गया है इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में बिना दस्तावेज के भी रह रहे हैं तो उनको ना तो जेल में डाला जाएगा और ना ही निर्वासित किया जाएगा। ये छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले भारत पहुंचे हैं। इन्हीं धार्मिक समूह से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए 1955 के कानून में सुधार के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है सिटीजनशिप का जो पैथ है, सिटीजनशिप का जो रास्ता है उसको और भी ज़्यादा सरल बनाया जाएगा फॉर 6 माइनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम 3 नेशन। हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ये लोग यदि पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से भाग कर के हमारे देश में आते हैं, भाग कर नहीं भी आ रहे हैं तो उनकी इच्छा है कि हमारे देश में बसें, तो विल बी अलाउड टू प्रोड्यूस एक्सपायर्ड पासपोर्ट एंड वीज़ा।
लेकिन इनको दिक्कत ये हो गई है कि आपको जो है एक्सपायर हो चुके पासपोर्ट या फिर वीज़ा प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है इसको हम देख लेते हैं। मंत्रालय की तरफ से पार्लियामेंट को दिसंबर 2021 में ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 2018 से लेकर के 2021 तक गवर्नमेंट ने रिसीव किए हैं 8,244 सिटीजनशिप एप्लीकेशन फ्रॉम द माइनॉरिटी ग्रुप एंड ग्रांटेड सिटीजनशिप टू 3,117 एप्लीकेंट। सरकार ने कानून बना भी दी, उस पर लोगों को आपत्ति भी थी और यहाँ तक कि बना दी है और फटाफट उसने नागरिकता देना भी चालू कर दिया। देखिए 8,244 लोगों ने एप्लीकेशन लगाए थे, जिसमें से लगभग आधे लोगों को तो वो नागरिकता प्रोवाइड कर ही चुकी है। यदि हम मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट 2021-22 की बात कर लें तो कोविड-19 अफेक्टेड ईयर 2021 में अप्रैल से लेकर के दिसंबर एज मैनी एज 1414 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वर ग्रांटेड। कितने लोगों को दिए गए एक साल में? 1414 लोगों को दिए गए टू मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। अब देखते हैं थोड़ा और भी डिटेल में। यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू ईज ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू मेंबर ऑफ 6 माइनॉरिटी। सरकार और भी ज़्यादा रास्ता को साफ करते जा रही है कि हमारे देश में माइनॉरिटी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको नागरिकता प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर छूट जाते हैं मुसलमान लोग। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सताया हुआ है तो उसका धर्म नहीं देखना चाहिए कि वो किस धर्म का है। भले ही हमें ये लग सकता है कि ऑलरेडी से हमारे यहाँ पर जो है ऑलरेडी से कई सारी समस्याएं हैं, हमारे यहाँ के लोगों को खुद ही रिसोर्सेस नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। ज़मीन, पानी, नौकरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये समस्याएं तो ऑलरेडी से हमारे देश में बरकरार ही हैं, लेकिन यदि हम माइनॉरिटी के अलावा मुसलमानों को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारे खुद के लिए रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, ये तर्क दिया जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या काम कर दिया है, पूरी तरह से वो तैयार हो गई है कि कैसे करके हम जो है नागरिकता को सरल बनाएं ये 6 माइनॉरिटी कैटेगरी के लोगों के लिए, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, एंड whose passport and visas have ceased to be valid during their stay in India। एक शर्त यहाँ पर ये रख दी गई है कि देखिए, जब वो हमारे यहाँ पर रहते थे, ठीक है, तो उस टाइम में वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में यहाँ पर आए थे। होम मिनिस्ट्री ये एक्सपेक्ट करती है कि जो है रिवैम्प कर दे सिटीजनशिप पोर्टल को, मतलब सिटीजनशिप की जो वेबसाइट बनाई गई है उसको नया करना चाहती है। एक्सेप्ट पासपोर्ट एंड वीज़ाज विथ एक्सपायर्ड वैलिडिटी एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आपके पास जो एक्सपायर्ड हुआ वीज़ा है या फिर पासपोर्ट है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है टू प्रोसेस सिटीजनशिप एप्लीकेशन। किसका? हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जैन फ्रॉम द 3 कंट्रीज। ये जो पोर्टल है, ये वेबसाइट है, चलाई जाती है मिनिस्ट्री के द्वारा, करंटली एक्सेप्ट करती है एक्सपायर्ड पासपोर्ट को एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओनली फॉर दोज हिंदूज एंड सिख एप्लीकेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हु एंटर्ड इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2009। ये वेबसाइट जो बनाई गई है, ये वेबसाइट 31 दिसंबर 2009 के पहले जो लोग इंडिया में आ गए हैं उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार करती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं लोकपाल और लोकायुक्त से रिलेटेड। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 ने केंद्र सरकार के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था करी थी। मतलब कि बहुत टाइम से ये डिमांड चली आ रही थी कि जो भ्रष्टाचार कर रहे ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट के जो अधिकारी पैसा लेकर के काम करते हैं, उनके लिए हमें ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि इनके खिलाफ हम कार्यवाही कर सकें। तो देखिए, एक तरफ जो केंद्र सरकार है, ठीक है, और दूसरी है राज्य सरकार।
तो दोनों के लिए अलग अलग सिस्टम बनाया गया। लोकपाल हम कहते हैं किसको, जो कि केंद्र सरकार के लेवल पर काम करेगा, और लोकायुक्त हम बोलेंगे उसको जो कि राज्य सरकार के लेवल पर काम करता है। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक बॉडी की तरह, वैधानिक संस्था की तरह काम करती हैं। ये ऑम्बुड्समैन का भी काम करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। तो हमें ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम देखते हैं यदि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार के सरकारी कर्मचारी जो खराब सरकारी कर्मचारी हैं, वो दीमक की तरह होते हैं जो धीरे धीरे किसी भी राष्ट्र की नींव को खोखला कर डालते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कार्य में पूर्ण करने में बाधा डालते हैं। भ्रष्टाचार इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। ज़्यादातर जो भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं हैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सीबीआई को पिंजरे का तोता और अपने मालिक की आवाज़ वाला बताया है। इसलिए सीबीआई, ईडी, इन सब के ऊपर तो आरोप लगाया जाता है कि ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। केंद्र सरकार अपोजिशन के लीडरों को परेशान करने के लिए इनका मिसयूज़ करती है। इनमें से कई एजेंसियां नाम मात्र शक्तियों वाले केवल परामर्शी निकाय हैं और उनकी सलाह का शायद ही अनुसरण किया जाता है। और दिक्कत यहीं पर पैदा हो जाती है कि ज़्यादातर जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो क्या काम करती हैं, सलाह देने का काम करती हैं, लेकिन उनकी सलाह को मानना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होता है। इसके साथ साथ में इनके अंदर पारदर्शी और जवाबदेही को भी आप देखेंगे एक समस्या हो जाती है, और हम इन एजेंसियों के ऊपर कोई नज़र भी नहीं रख सकते हैं। इसी संदर्भ में एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई थी, जिसने कभी न समाप्त होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे का एक समाधान प्रस्तुत किया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो लोकपाल, जिसको ओम्बुड्समैन भी बोलते हैं हम अंग्रेजी में, इसकी आधिकारिक शुरुआत हुई थी 1809 स्वीडन में। 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा था। फिर 1862 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने ये प्रणाली अपनाई और ओम्बुड्समैन के विचार का प्रसार करने में बेहद अहम सिद्ध हुआ। फिर 1967 में एक वर्ष 961 के वार्ड रिपोर्ट की सिफारिश पर ग्रेट ब्रिटेन ने ओम्बुड्समैन संस्था को एक्सेप्ट किया और लोकतांत्रिक विश्व में इसे अपनाने वाला पहला बड़ा देश बना था। फिर गुयाना पहला विकासशील देश था जिसने 1966 में ओम्बुड्समैन का विचार अपनाया। इसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया और भारत भी इसी लाइन में खड़े हो गए। भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सबसे पहले 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में भेजा था। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर LM सिंघवी ने पेश किया था। फिर 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों, संसद सदस्य भी इसमें शामिल थे, कि विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय तथा राज्य लेवल पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश करी थी। फिर 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित हुआ, लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ ये कालातीत हो गया और इसके बाद ये लोकसभा में कई बार इसके साथ ऐसे ही होते रहा। फिर 2002, 2005, 2011 और 2014। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी थी और 16 जनवरी 2014 को फाइनल ये हो पाया था। इसके बाद सरकार ने जब से ये बना है इसमें कुछ बदलाव भी कर दी है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संशोधित करने के लिए विधेयक संसद ने जुलाई 2016 में पारित कर दिया था। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। इसके द्वारा 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी चेंज किया गया, जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का डिटेल भी देना पड़ेगा।
संशोधन विधेयक द्वारा 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई है। अब लोक सेवक अपनी संपत्ति और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा जो टाइम पीरियड सरकार के हिसाब से ही वो करेंगे। फिर ये लोकपाल की संरचना है, लोकपाल की खोजबीन समिति, लोकपाल का क्षेत्राधिकार और समिति। जैसे कि लोकपाल के पास पावर है कि वो सीबीआई की जांच कर सकती है तथा उसे निर्देश देने की भी इसके पास पावर है। लोकपाल की जो जांच इकाई है उसको एक सिविल न्यायालय के समान ही पावर दी गई है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। न्यूज़ में बताया जा रहा है महाराष्ट्र का खुद का लोकायुक्त रहेगा। ठीक है, महाराष्ट्र का खुद का लोकायुक्त कानून रहेगा ऑन द लाइन ऑफ सेंटर्स लोकपाल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है अन्ना हजारे कमेटी रिपोर्ट ऑन इंट्रोड्यूसिंग द लोकायुक्त इन द स्टेट अलोंग द लाइन्स ऑफ सेंटर्स लोकपाल लॉ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने संडे के दिन ये बात कही है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, इसको बार बार ऐसा करते ही तो चेंज हो जाती न्यूज़। Speaking after a special cabinet meet on eve of winter session of assembly, Mr. Fadnavis said chief minister and cabinet would be brought under the लोकायुक्त ambit। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है वो भी इसके दायरे में आने वाली है, और यदि इसके दायरे में आ जाएगी तो मतलब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और भी ज़्यादा यहाँ पर आसान हो जाएगा। The recommendation of the panel, led by social activist and anti-graft crusader Anna Hazare, have been accepted completely. The लोकायुक्त will be retired chief justice। लोकायुक्त किसको बनाएंगे? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी कोई जज हो सकता है जो कि यहाँ का मेन आदमी रहेगा सुनवाई करने वाला। एंटी करप्शन एक्ट विल बी मेड ए पार्ट ऑफ दिस लॉ। इस कानून का एक हिस्सा होगा एंटी करप्शन। एंड द लोकायुक्त विल हैव टीम ऑफ 5 पीपल इंक्लूडिंग रिटायर्ड जज। लोकायुक्त की टीम 5 लोगों की रहेगी। ठीक है, इसमें इंक्लूड कर देते हैं हम रिटायर्ड जजेस को। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बिल्किस बानो से रिलेटेड। ये एडिटोरियल है। बिल्किस बानो की न्यूज़ कंटिन्यू रही है और बिल्किस बानो के जो दोषी थे उनको गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छूट प्रोवाइड करी गई। ठीक है, जैसे कि 13 साल की सज़ा उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, तो इसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन लगाया कि हमारी जो सज़ा है उसको कम किया जाए या फिर हमें जेल से रिहा किया जाए। तो गुजरात में एक कानून बना है इसको लेकर के। उसी कानून के अंतर्गत बिल्किस बानो के रेप करने वाले जो दोषी हैं उनको रिहा कर दिया गया। इसके अलावा इसकी फैमिली वालों के मर्डर करने का भी उनके ऊपर आरोप लगा था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका करी गई थी कि जो लोगों को छोड़ा गया है उसको एक बार आप फिर से जांच पड़ताल करिए, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है नहीं, गुजरात की जो गवर्नमेंट थी उसने एकदम सही कदम उठाया था, उसने वहाँ के कानून के हिसाब से ही काम किया है। अब वकीलों का कहना है कि देखिए जो याचिका है वो तो खारिज हो चुकी है। अब बिल्किस बानो के पास क्या है, एक ऑप्शन बच गया है रिट पिटीशन का, और दूसरा जो ऑप्शन बच गया है कि गुजरात का जो कानून है आप उस कानून को चैलेंज करिए। ठीक है, कि वो कानून में क्या कमियां हैं, तो उसका फ़ायदा बिल्किस बानो को भी मिल जाएगा और अदर जो महिलाएं हैं, अदर जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, जो ऐसे अपराध करते हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ से बात निकल सकती है। तो ये काफ़ी कंसर्न वाला मैटर है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने डिक्लाइन कर दिया है, मना कर दिया है टू रिव्यू इट्स मई 2022 ऑर्डर होल्डिंग दैट गुजरात गवर्नमेंट इज़ द appropriate government to decide on the premature release of 11 convict serving life term in the case of Bilkis Bano gang rape।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात की सरकार ही वो उपयुक्त सरकार है जो डिसाइड कर सकती है कि ये लोगों को रिहाई करना है या नहीं करना है। तो जो मई 2022 का डिसीजन था, इसमें उसने किसी भी प्रकार की सुनवाई करने से मना कर दिया है। तो जो कोर्ट का जुरिडिक्शन है कि वो रिव्यू कर सकता है इसके खुद के ऑर्डर को, ये क्या है, लिमिटेड है करेक्टिंग एनी एरर अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इसके रिकॉर्ड से खुद ही ये क्लियर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपनी जो सुनवाई है ना उनको बहुत कम ही करेक्ट कर पाया है। इट इज़ आल्सो ए डिस्क्रेशनरी रेमेडी। ठीक है, तो ये क्या है, विवेकाधीन रेमेडी होता है, मतलब उपाय होता है। इसके अलावा जनरली नॉट हियर्ड इन ओपन कोर्ट, और इसकी कुछ सुनवाई ओपन कोर्ट में नहीं होती है। फिर भी ऐसा ये प्रतीत होता है कि जो 2 जज बेंच है ये फेल हो गई है टू एड्रेस ए सिग्निफिकेंट एरर इन इट्स फाइंडिंग। हमने क्या डिसीजन दिया था उसमें क्या फाइंडिंग, क्या एरर हो सकती है, इसको वो एड्रेस नहीं कर पाई है जो बेंच सुनवाई कर रही थी बिल्किस बानो की। दैट द डिसीजन ऑन रिमिशन शुड बी मेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट। कोर्ट की तरफ से क्या व्यू रखा गया था अपना, देखिए उनका कहना है जो ऑफेंस है ना वो कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। इसके बाद ट्रायल चला था मुंबई में। फर्दर ये जो मैटर था इसको रिटर्न कर दिया था जुरिडिक्शन ऑफ गुजरात में ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। इट हैड आल्सो नोटेड दैट द ट्रांसफर ऑफ ट्रायल टू अनदर स्टेट हैड टेकन प्लेस अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। और आप ये देखोगे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टांसेस हैं, परिस्थिति है, इसके चलते चलते ही इस केस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा गया था सुनवाई के लिए। अब जो हम बात कर रहे हैं कि इस केस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजे गए थे, तो देखिए बेंच का विचार काफ़ी अजीब था क्योंकि ये वैधानिक प्रावधान के खिलाफ है। साथ ही ट्रांसफ़र इसलिए हुआ था क्योंकि गुजरात में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं थी। कारण ये था गुजरात सरकार को उसी मामले में छूट पर विचार करने की शक्ति से वंचित होना चाहिए था। तो पहले के आदेश का एक और पहलू ये था कि इसने निर्दिष्ट करा, इसने बताया कि 1992 की नीति के अंतर्गत छूट पर विचार किया जाना चाहिए, रिमिशन पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद यदि किसी विशिष्ट प्रतिबंध का अभाव है तो दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। पार्टिकुलरली जैसे कि किसी को सज़ा दी गई है, सज़ा का पार्टिकुलर टाइम पीरियड यदि उसने बिता लिया है जेल में तो फिर उसको रिहा किया जा सकता है उसके कामकाज को देखते हुए। तो कोर्ट की फाइलिंग से ये पता चला था कि ये जो लोग हैं इनकी रिहाई के खिलाफ ट्रायल जज की राय की अवहेलना की गई थी, उसकी बात ही नहीं मानी गई। दूसरे नंबर की बात, गुजरात सरकार में जो कमेटी में लोग बैठे थे वहाँ पर कौन बैठा है, बीजेपी के लोग बैठे हुए, तो फिर कैसे आप इसको फेयर डिसीजन कह सकते हैं, यहाँ पर राइटर के द्वारा क्वेश्चन उठाया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अभी भी सांप्रदायिक रूप से प्रेरित अपराधों में सीधे तौर पर लोगों की राय को रखने के लिए सीधे तौर पर शामिल लोगों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने की वैधता की जांच करने का अवसर हो सकता था और अभी भी हो भी सकता है ये।